जय भीम, जय गुरुदेव। 14 जुलाई दिन शुक्रवार को मूल निवासी संघ द्वारा हरियाणा जिला के कुरुक्षेत्र के कस्बा पिपली में यात्री एवं सूचना सुविधा केंद्र में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त भारत सहित नेपाल से पूर्व सांसद, पूर्व मंत्रियों और संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सर्वप्रथम संगोष्ठी की शुरुआत संधीर बौद्ध व उपस्थित सभी प्रतिभागियों द्वारा मूल निवासी राष्ट्रीय गीत से की गई। उपरांत सभी प्रतिभागियों ने अपना परिचय दिया। प्रथम स्तर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल निवासियों का संबंध विस्तार पर चर्चा की गई। आज जो पिपली के यात्री सूचना एवं सुविधा केंद्र में यहाँ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी विचार संगोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रतिनिधि जो पूरे हरियाणा से और जो मुख्य हैं यहाँ के जो कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं, तो वही आज यहाँ पर बुलाए गए हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी विचार संगोष्ठी की शुरुआत मूल निवासी राष्ट्रीय गीत द्वारा की गई। राष्ट्रगीत में तर्पण आसे तू हिमाचल हो, हम सब करते हैं प्रण। दस दिशा से बढ़े निरंतर क्रांति में विज्ञान चरण। लोकतंत्र हो भारत का सर्वश्रेष्ठ गणराज्य प्रवण। सदा पदे संग न्याय अमन, स्वतंत्रता का रहे भ्रमण। बंधुभाव से खिले सुमन, समान अवसर हर व्यक्ति को ऐसी दृष्टि हो धारण। भारतीय संविधान का उद्देश्य हमारा चिर समन, चिर समन, चिर समन, चिर समन। जय भीम, जय मोदी। उपस्थित प्रतिभागी अपना परिचय देते हुए करते हुए मैं यहीं से मेरे लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करूंगा कि सभी अपना अपना परिचय शुरू करें। साथियों, शायद माइक की जरूरत नहीं है, सुनाई पड़ रहा है सभी को। अपना ब्रीफ परिचय दीजिए ताकि कम से कम समझ में बता दें। मेरा नाम हनीराम आर्य है, मैं मूल निवासी कार्यकर्ता हूँ। मूल निवासी मैं डॉक्टर करमवीर हरियाणा से। साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। मैं सुरेश दरबड़ बामसेट का राष्ट्रीय संगठन हरियाणा से। जय मूल निवासी, मैं डॉक्टर वीर बहादुर महतो नेपाल से हूँ और वहाँ पर मूल निवासी का अभियान चला। जय मूल निवासी, मैं नेपाल से हूँ, भारत से। निवासी मैं केशव कुमार साके नेपाल से। जय मूल निवासी, मैं नरेश साके नेपाल से। मूल निवासी संधीर कुमार बौद्ध कैथल हरियाणा से, मूल निवासी सभ्यता संघ का राष्ट्रीय कार्यकर्ता। जय मूल निवासी नीलेश सब्रवाल स्टेट प्रेसिडेंट मूल निवासी संघ। जय मूल निवासी बाबूलाल कबीरपंथी हरियाणा से, मूल निवासी संघ का कार्यकर्ता। जय मूल निवासी, मेरा नाम ईश्वर सिंह बेगा सोनीपत से बिलोंग करता हूँ और प्रभारी मूल निवासी सभ्यता संघ हरियाणा। सभी को करमवीर सिंह बामसेफ कार्यकर्ता बामसेफ कार्यकर्ता हरियाणा। जय निवासी उदय सिंह करनाल से, बामसेफ कार्यकर्ता। जय भीम, जय मूल निवासी, नाम सुबे सिंह सरोखा, बामसेफ कार्यकर्ता हरियाणा। उद्यान सिंह कुरुक्षेत्र मूल निवासी। जय भीम, जय मूल निवासी, मैं भगवान सिंह बामसेफ कार्यकर्ता फ्रॉम रेवाड़ी हरियाणा। सभी को जय भीम, मेरा नाम काशीराम खिच्ची, रेवाड़ी हरियाणा से, सीसी मेंबर पीपीआरटी। सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, मैं देवेंद्र कुमार रेवाड़ी हरियाणा से और बामसेफ कार्यकर्ता। मेरा नाम आर के सिंह है, दिल्ली से और मूल निवासी। जय मूल निवासी, जय संविधान, मैं सागर भूमक हरियाणा पानीपत से और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ सचिव। यूएसए से हमसे
नमो बुधाय जय भीम। मैं सोहन सिंह पटियाला वाम से कार्यक्रता। मैं हरी सिंह फ्रॉम पटियाला पंजाब। आई एम वर्किंग इन एग्रीकल्चर वर्कर एंड ब्रिक किलन एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर। वाम से कार्यकर्ता। जैविन जयमूल निवासी। मैं श्याम प्रकाश किल्सन, हरियाणा स्टेट वाम से प्रेसिडेंट। जय भीम जयमूल निवासी। मैं डॉक्टर विजय कुमार, वाम से कार्यकर्ता, स्टेट जनरल सेक्रेटरी हरियाणा। जय भीम जयमूल निवासी। मैं उत्तर प्रदेश इंडिया से। जय भीम जयमूल निवासी, फुल टाइम एक्टिविस्ट, उत्तर प्रदेश अभिरंजन। साधुराम, दिल्ली से। नमस्कार, आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। आज जो पिपली के यात्री सूचना एवं सुविधा केंद्र में यहाँ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी विचार संगोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रतिनिधि जो पूरे हरियाणा से और जो मुख्य हैं यहाँ के जो कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं, तो वही आज यहाँ पर बुलाए गए हैं। तो अभी हम बातचीत करते हैं कुछ नेपाल से यहाँ पर हमारे बीच में पहुँचे हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कार्यक्रम है सर आज आपका, क्या उस पर क्या विचार आपके रखे जाएंगे यहाँ पर? आप आज ऐसा है थोड़ा सा कि मूल निवासी के संदर्भ में जो है बातचीत है, संगोष्ठी है, और इसमें सिर्फ भारत में ही नहीं, नेपाल लगाए दुनिया के बहुत सारे देश में मूल निवासियों को सभी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उसके संदर्भ में हम लोग फिलहाल नेपाल और भारत के मूल निवासी पर काम कर रहे हैं संगठन के बीच में संबंध और सहकार्य कैसे स्थापित होगा, और स्थापित करके और सारे देश में भी इसको लाना है, और उसके बाद हम एक दूसरे को कैसे सहयोग सलाह सुझाव दे सकते हैं, उस पर केंद्रित होकर के हम लोग इस गोष्ठी को संपन्न करेंगे। तो सर, जो मूल निवासी संघ है राजनीतिक में भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार बताएं कि क्या किस तरीके से रूपरेखा आपने बनाई है इसकी? तो ऐसा है कि सभी चीज़ों का जो है निर्धारण अभी राजनीति कर रहा है जी। तो मूल निवासी भी जब तक संगठित नहीं होकर के आगे बढ़ेंगे, राजनीति में जब तक भागीदारी नहीं होगी, तो मूल निवासियों को अधिकार नहीं मिलेगा। उस हिसाब पे हम लोग केंद्रित होकर के काम करेंगे। तो अभी जैसे हरियाणा में और भारत के भी जैसे चुनाव लोकसभा के नज़दीक हैं, और ये नहीं पता कि कब वो इसकी घोषणा कितनी कब हो जाए, बहुत जल्दी। तो आपका क्या इसके बारे में स्टैंड रहेगा मूल निवासी संघ का? क्या अब ऐसा है, मूल निवासी का संगठन जो वर्तमान में विद्यमान है हरियाणा या भारतवर्ष में, तो यही के संगठन वो डिसाइड करेंगे कि उनको आने वाले लोकसभा निर्वाचन या अन्य निर्वाचन में कैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे। नेपाल के संदर्भ में मैंने हम लोग उसको समझेंगे, बुझेंगे, लेकिन है क्या है, एक दूसरे को हम लोग अपने जगह से रख करके एक दूसरे को कैसे हम लोग सहयोग करेंगे, उसमें हमारा भारत के मूल निवासियों के संदर्भ में मेरा क्या सलाह सुझाव रहेगा, वो जरूर हम लोग देंगे। सर, एक आपने ही समाज के ऊपर काफ़ी तरह के अत्याचार सामने आ रहे हैं, बल्कि अब जब से बीजेपी सत्ता में है उससे ज़्यादा लोगों पे अत्याचार बढ़े हैं। तो और उसका जो जीता जागता एक और उदाहरण जो आपके साथी है सुरेश द्रविड़ जी, तो उनके साथ भी इस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है, और ये लगातार एक साल से ये उसमें धरने पे बैठे हैं। तो आपकी तरफ से क्या स्टैंड लिया गया है इसके बारे में? अब मूल निवासी के संदर्भ में अन्याय हो रहा है, जो
परापूर्व काल में जो अधिकार था उससे वंचित किया जा रहा है। नया नया चीज़ उस पर मैंने जो है थोपा जा रहा है, उसके ही विरुद्ध में तो हम लोग संगठित हो रहे हैं। जो अन्याय है, जो अत्याचार है, उसके विरुद्ध में जो है संगठित होकर के हम एक दूसरे को सहयोग कर करके आगे बढ़े। सुरेश जी के बारे में कोई स्टैंड लिया गया है या सरकार को कोई इस प्रकार की आपने कोई ज्ञापन दिया है या कोई उन जो सरकार के अग्रणी नेताओं से उनसे मिले हैं उसके बारे में? अब यहाँ के संगठन उसके संदर्भ में अपना जो है दृष्टिकोण क्लियर करेंगे और मुझे लग रहा है सुरेश जी के साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय मिलनी चाहिए। यहाँ के मूल निवासी सभी संगठित होकर के उस चीज़ को अमल करेंगे और न्याय के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अभी जिस प्रकार इलेक्शन का दौर नज़दीक है, तो अगर अपना खुद राजनीति में ना करके तो किसको जहाँ जहाँ पे संगठन नहीं है तो किसको सपोर्ट करने का आपका किसको नहीं, ये करेंगे? तो नेपाल और भारत का संबंध जो है और ये संगठन हम लोग जो संगोष्ठी में हैं तो एक दूसरे को सलाह सुझाव भी दे सकते हैं। हम लोग कार्यकारी भूमिका में तो है नहीं, तो उस प्रकार से यहाँ के ही मूल निवासी या यहाँ के पब्लिक ही डिसाइड करेगा कि इनको वोट देना है। और मुझे लगता है कि जो मूल निवासी है, जो इस मुद्दा को उठाता है, जो इस मुद्दा को संबोधन करने के लिए आगे बढ़ता है, ईमानदारी के साथ उसके साथ रहना चाहिए। तो सर नेपाल में जिस प्रकार से सरकार बनी है तो उसमें जो मूल निवासियों का है कितना का योगदान उसमें सरकार द्वारा दिया गया है, कितना? नेपाल में भी इसी तरह से जो है मूल वासियों के साथ अन्याय होते आ रहा है। अब हम लोग जो है वहाँ इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लोग अब संगठित होते जा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ संगठित हो रहा है। आने वाले दिन में हम इस चीज़ को जो है जो अत्याचार है उसके विरुद्ध में हम लोग आगे आएंगे और वहाँ न्याय मिलेगी, वैसा विश्वास है। अभी जहाँ तक सत्ता की सवाल है तो मुझे लगता है सभी राजनीतिक दल के जो लोग जो है मूलवासियों के साथ अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसके विरुद्ध में हम मूलवासियों लोग मिल करके जो है उसका जो प्रतिरोध करेंगे, उसका प्रतिकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्या नाम है सर? मेरा नाम भरत शाह हुआ। मैं 2 बार सांसद रह चुका हूँ नेपाल में। अगले बार मेरा पार्टी मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया है और मुझे बहुमत नहीं मिला तो मैं वहाँ पे गृह मंत्री रहा हूँ और अभी मैं अपने पार्टी के संसदीय दल के नेता हूँ और वहाँ पे गठबंधन की सरकार है। अगले वर्ष जो है मुख्यमंत्री बनने की जो है समझदारी बन रही है, तो फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सर आज की जो विचार संगोष्ठी रखी है तो उसमें किस प्रकार की आज बातचीत रहेगी उसके बारे में थोड़ा बताएं। आज का जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी विचार संगोष्ठी जो रखा गया है, ऐसा है हम लोग ये चाहते हैं जो अशोका का मगध कहे या भारतवर्ष कह लीजिए, जो अपने अपने ढंग से लोग कहते हैं, तो इस भूमि में भले ही हम लोग का राजनीतिक सीमाना अलग अलग हुआ है लेकिन सांस्कृतिक हिसाब से हम लोग सब एक हैं, हम लोग का संबंध रहा है। तो अभी जो फिलहाल देखा जा रहा है कि नेपाल और भारत में कुछ हद तक इस मूवमेंट पर बात हो रही है और बात आगे बढ़ी है, लेकिन बाकी के देशों के क्या अवस्था है, क्या संविधान ने उसको किसी हिसाब से संबोधन किया है? अगर किया है तो किस हिसाब से किया है? अगर नहीं किया जा रहा है तो अवस्था वहाँ का क्या है? और जैसे हम लोग नेपाल और भारत में अपने समुदाय के हक हित और पहचान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या वहाँ कोई संगठन है जो इस पे काम कर रहा है तो किस हिसाब से काम कर रहे हैं? अगर नहीं है तो क्या अवस्था है? तो इसके बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए और हम लोग इस से प्रयासरत हैं कि आने वाले दिन में वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है उस समय संबंध में हम लोग को जानकारी मिले और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर वीर बहादुर महतो, मैं नेपाल से हूँ और ये जो संगोष्ठी का है मैं समन्वय किया हूँ कि चूँकि हम लोग एक जगह बैठकर इस बात पर आगे बढ़ें। सर आज आप नेपाल से हरियाणा की धरती पर पहुँचे हैं, ये कार्यक्रम एक जो संगोष्ठी रखी है, तो आप क्या
विचार लेकर के यहाँ पे आए हैं, और क्या आप लोग यहाँ पे जो आपका संदेश रहेगा, आपका जो विचार रहेंगे, क्या आपका देना चाहेंगे? इस जो गोष्ठी का मूल विषय है ये मूल निवासी। तो ये मूल निवासी जो विषय है, शब्द है, उसका जो विचार है वो भारत में कुछ वर्षों से आगे आ रहा है। नेपाल में अभी 2-4 वर्ष ही हुआ ये शब्द जो है नेपाल में भी आ गया। तो मैं जो है नेपाल में एक सामाजिक अभियान थे कई तरह, थोड़ा सा राजनीति में भी है। तो हमने वहाँ के जातियों को जो है जागरण किया था, क्योंकि नेपाल आपको शायद जानकारी है वहाँ एक राजा था और वो हिंदू राष्ट्र था। तो इसका मतलब जो है पुराना जो व्यवस्था है राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था, उसमें जो है बहुसंख्यक लोग जो है वो शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित है। तो हम लोगों ने जो है करीब 10-20-25 वर्ष में जो है आंदोलन किया और सशस्त्र युद्ध भी हुआ। वो उसी का जो है एक नेता हमारे मंत्री जी भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, हाँ, वो भी सशस्त्र युद्ध में अपने जगह में नेतृत्व किया था। तो हम लोगों ने जो है जनता के बीच वो विद्रोह का आवाज़ उठाया। तो मैं जो है वहाँ के आदिवासी जनजाति लोगों को जो है संगठित करने में मैं सक्रिय रहा, और राजनीति में भी इसका राजनीति का भी है, राजनीति में भी खेलना पड़ा। तो उसी के कारण जो है ये वहाँ का व्यवस्था बदला, राजतंत्र चला गया, गणतंत्र आ गया, हिंदू राज्य चला गया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आ गया। तो फिर एकात्मक सरकार से गणतंत्र संघीय सरकार हो गया। तो वहाँ के जो है कुछ निश्चित वर्ग ही वो शासन का सत्ता संभालते थे। अब जो है हमारे समावेशिता का सिद्धांत में समानुपातिक समावेशिता, जो जातियों को जो है वहाँ सत्ता में भागीदारी का व्यवस्था किया। तो इसमें लग रहे इस अभियान में जो है मैं सक्रिय रहा। तो अब जो है उसका क्या नाम है, नया ढंग से उसको जो है फिर एक सैद्धांतिकरण करना पड़ेगा। तो मूल निवासी का जो विचार है, जो अवधारणा है, वो नेपाल में भी अब जो है आगे जाने के लिए वो बहुत कामयाबी होगा। इसीलिए आप लोगों ने भारत में जो मूल निवासी का आंदोलन आगे जा रहा है, तो उसको समझने के लिए, उससे कुछ सीखने के लिए, और हम नेपाल में जाकर फिर वहाँ भी ये मूल वही विचार है ना, भारत और नेपाल में वही सामाजिक व्यवस्था है, वही समस्याएं हैं। तो हम वहाँ जाकर फिर मूल निवासी को जो फिर इसका सबलीकरण करेंगे इस अभियान को। तो हम दोनों राष्ट्र मिलकर एक सामाजिक न्याय स्थापना कर सकते हैं। जो इतिहास में उत्पीड़ित, शोषित, दमित हो गया था, उन लोगों को जो है हम सत्ता में ले आकर समानता और उनका आत्मसम्मान बढ़ाने के, उनको सशक्त करने के लिए ये बहुत आवश्यक विचार है। तो इस विचार में विमर्श आज जो हो रहा है, इसमें सहभागी होने के लिए। तो सर, जिस प्रकार से भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत ज़्यादा पुरजोर मांग की जा रही है, और इसी तरह नेपाल के अंदर भी, नेपाल भी भारत का अंग ही रहा है, तो उसको भी ऐसा बनाए कि वो उसको भी हिंदू राष्ट्र बनाए। तो आपका क्या? नहीं, अब नेपाल तो हिंदू राज्य को छोड़कर, राजतंत्र को छोड़कर हम जो है आधुनिक लोकतंत्र में आ गए। वो गणतांत्रिक हो गया और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। भारत भी ऐसा ही बनेगा। भारत का अनुभवी से ही सीखकर भी हमने वो किया। लेकिन अब भारत में फिर हिंदू राष्ट्र का चर्चा हो रहा है, तो भारत फिर पीछे जा रहा है। तो भारत में हिंदू राष्ट्र का बात आप लोगों को, शायद भारतीयों को ये सब भूल गए हो। हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र में एक राजा होता है, और वो वर्णाश्रम, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो है सामाजिक वर्गीकरण होता है। ये दो बिना हिंदू राष्ट्र नहीं रहता। तो फिर भारत में फिर राजा ले आएंगे। भारत में स्थापना कर दी, वो संघ लगा दिया वहाँ पे। वो प्रयास तो बहुत करेंगे, लेकिन सब अब जब भारतीय जनता, ये 1 अरब 30 करोड़ लोगों का जीवन का सवाल है ना, फ्यूचर का सवाल है। वो लोग फिर यहाँ एक राजा, कौन राजा बनेगा भारत में? अगर राजतंत्र तो चाहिए हिंदू राष्ट्र में, और फिर ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र का जो है वो ऊंच नीच का जातीय विभाजन चाहिए। इसके बिना हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है। नेपाल में वो हिंदू राष्ट्र था, हमने उसको भोगा और जनता ने बहुत दुख सह लिया। वहाँ कुछ राज के परिवार और कुछ ब्राह्मण लोग जो है उसमें फायदा किया, उन लोगों को बहुत मज़ा आया। लेकिन 90% जनता जो है वहाँ दुख पाया। वो शोषित, पीड़ित, गरीबी, अशिक्षा से पीड़ित हुआ। तो हमने इसको सशस्त्र युद्ध करके फेंकना पड़ा। तो भारत फिर
भारत में तो इतना आंदोलन हुआ, हाँ, ब्रिटिश साम्राज्य को फेंक दिया और भारत में एक लोकतंत्र, अच्छा लोकतंत्र, सबल लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र स्टाफ, वो लोकतंत्र को फेंक कर फिर यहाँ हिंदू राष्ट्र आएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब राजतंत्र है, उसका मतलब फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में लोग वर्गीकृत होकर एक वर्ग दूसरे वर्ग को शोषित करेंगे, उत्पीड़न करेंगे, दमन करेंगे, हाँ। तो ऐसा फिर सामाजिक व्यवस्था अब 21वीं शताब्दी में ये संभव नहीं है। भारत के कुछ लोग चाहते होंगे, वो संभावना हम नहीं देखते। थैंक यू सर। क्या नाम सर होगा? मेरा नाम डॉक्टर केशव कांत साक्य, मैं नेपाल के कैबिनेट के मंत्री भी रह चुका हूँ। थैंक यू सर। सुरेश जी, आज ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो मूल निवासी विचार संगोष्ठियाँ रखी गई है, तो वहाँ पर आज किन किन राज्यों से और कहाँ से आज वो यहाँ पर बुलाए गए हैं, और आप जो यहाँ पर इसके व्यवस्थापक है आप इस कार्यक्रम के, तो उसमें वो बताएं सर। देखिए, इसमें पंजाब से साथी, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और बिहार से भी कुछ साथी आने थे। तो वातावरण जो मौसम है उसकी वजह से वो साथी नहीं आ रहे, और महाराष्ट्र से भी साथी आने थे और बाकी नेपाल से आए हैं। नेपाल से बल्कि 3 कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं जो पूर्व में नेपाल की पूर्व सरकार में, वो साथी यहाँ पर मौजूद हैं। 5 प्रतिनिधि नेपाल से आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि भारत और नेपाल में सामाजिक स्थिति एक जैसी ही है। यहाँ जो जाति की असमानता है, जो कर्मिक असमानता है, आपसी भेदभाव है, तो उसकी लड़ाई हम मिलकर के लड़ सकते हैं। और वैसे भी यूएनओ ने भी अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस जो 9 अगस्त को घोषित कर दिया है जी। तो सभी देशों में अगर हम देखते हैं, वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से पीड़ित हैं, तो उनकी जो लड़ाई है वो इकट्ठे लड़ी जा सकती है। आप देख ले हैं ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो भी चल रहा है, उसमें अलग अलग जो व्यापारिक तबके हैं वो भी दूसरे देशों के साथ आपस में अपने संगठन बना रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कम्युनिस्ट संगठन वो भी दूसरे देशों के संगठनों के साथ मिलकर के अपना आंदोलन चला रहे हैं। तो हमने भी इस परिप्रेक्ष्य में सोचा कि जो मूल निवासी लोग हैं, जिनकी एक जैसी स्थिति है, उन सभी को एक साथ बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। तो आज उसी संदर्भ में पिपली का जो भव्य होटल है, यहाँ पर ये चर्चा गोष्ठी की जा रही है। तो हरियाणा के अंदर आपका विस्तार कर पाए, कितना मतलब उसमें कर पाए, अपने लोगों को जोड़ पाए इसमें? देखिए, हम एक तो बामसेप संगठन है जी, तो बामसेप संगठन हरियाणा के 19 जिलों में भी काम कर रहा है जी, और सभी जिलों में हमारा नेटवर्क है, और देश के हम 22 राज्यों से अधिक में हम पहुंच गए हैं बामसेप का संगठन। बामसेप ने ही अपना ऑफशूट विंग बनाया मूल निवासी संघ, तो उसकी भी हरियाणा में 15 जिलों में शाखाएं हमने बना दी हैं। तो मूल निवासी सभ्यता संघ भी हम लोगों ने बनाया है, और हमने नागपुर में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। तो धीरे धीरे हमारे कार्यक्रम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जाति तोड़ो जो समाज जोड़ो का जो आंदोलन है हमारा, जो क्योंकि जो जिनको आज शूद्र समझा गया, या जब भारतीय संविधान के मुताबिक SC ST OBC हैं जिनको, तो उन सभी जातियों को हम जोड़ने का अभियान चला रहे हैं, और ये अभियान बड़े पैमाने पर कारगर सिद्ध हो रहा है। आने वाले समय में इसके बहुत बड़े परिणाम आपको दिखाई देंगे, जो आज नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हमें वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब बड़े पैमाने पर जो मुद्दे हमने उठाए, सरकार में भी आज उनकी चर्चा हो रही है। जैसे हमने मुद्दा उठाया जाति आधारित जनगणना का, अब वो पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो इस तरीके से जो मुद्दे हमने रखे, जिनकी चर्चा हमने रखी, तो वो देश को प्रभावित कर रहे हैं। तो आज बड़े स्तर पर ये जो मूल निवासियों का जो आंदोलन है वो जा रहा है। और अभी हम आज जैसे हमारे जो मूल निवासी बहुजन समाज के अलग अलग संगठन भी कुछ यहाँ पर आए हैं, हम सबके साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कमेटी, हमने पहले भी नागपुर में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें 40 से अधिक संगठन उसमें पहुँचे थे, और वहाँ पर हमने नेशनल कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कमेटी और मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो हम सभी संगठनों के साथ, जो हमारे साथ काम भी नहीं कर रहे, उनके साथ भी हम तालमेल स्थापित कर रहे हैं। तो सर, अभी जैसे आपने अभी बताया कि जो जातीय जनगणना की बात आपने की, आपने मुद्दा उठाया, तो जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, तो वो उनकी उसका विरोध कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या? नहीं, वो ठीक नहीं है, अभी अच्छा नहीं है, वो तो एक जाति, उसका एक भेदभाव उससे ज़्यादा बढ़ेगा, उनका ये मानना है। नहीं, मैं मतलब आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप जाति आधारित जनगणना ना कराएं तो क्या जाति खत्म हो जाएगी देश से? नहीं खत्म होगी। हाँ, तो नहीं खत्म होगी, तो हम चाह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना हो,
और उसके आधार पर आंकड़े सार्वजनिक हों, किस जाति के कितने कितने लोग सरकारी सेवाओं में हैं, कितने व्यापार में हैं, कितने कृषि में हैं, कितने उद्योग में हैं। तो ये एक डाटा आएगा, तो उससे पता लगेगा कि मतलब कि जाति की जो आपस में दोष दिया जा रहा है, जैसे आरक्षण के नाम पर ही आप देखिए, मतलब लोगों के दिमाग में एक है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेज के जो लोग हैं उन्हें कोई विशेष छूट है और उस छूट के कारण वो लोग आ जाते हैं, और उस छूट के बावजूद भी उनका कितना प्रतिनिधित्व, उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, ये सोचने वाली बात है। ये किससे आएगा? जाति आधारित जनगणना होगी, उसी से पता चलेगा, और उससे पता चलेगा तो लोगों में एक स्वस्थ बहस होगी कि जिनको बदनाम किया जा रहा है उनका वास्तविक हिस्सा कितना मिल रहा है। जब ये चीज़ जनता के सामने, देश के सामने आएगी तो देश के लोग सही मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर होंगे। अभी तो भ्रम की स्थिति है, कौन कितना लेके जा रहा है। सर एक और है कि जिस प्रकार से ये सरकार से अनुदान प्राप्त जो महाविद्यालय हैं, उनके अंदर जो प्राइवेट जो निजी विद्यालय हैं, जो महाविद्यालय हैं, तो उनके अंदर जो प्राध्यापक हैं उनकी संख्या यहाँ पर है ही नहीं। हमारे जो ऐसी समाज की जो, उसके बारे में आपने कभी कोई ऐसा संज्ञान या सरकार को कोई उसके बारे में आपने ज्ञापन वगैरह कुछ दिया या कोई मांग की सरकार से? सर अभी हमें कुछ दिन पहले हरियाणा के अनुसूचित जाति आयोग के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर रविंदर बलियाला जी, उनसे हम मिले थे। तो हमने ये मांग रखी थी, लगभग 2,500-3 हज़ार जो हैं प्रोफेसर जो प्राइवेट कॉलेजों में, और वो प्राइवेट जो कॉलेज हैं जिनको 95% हरियाणा गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, उनकी सैलरी का, दूसरे जो ज़रूरत हैं कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की, लेकिन वहाँ पर जो है शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास की बिल्कुल नगण्य स्थिति है। बिल्कुल कहीं के बहुत सारे कॉलेज में तो जीरो है, और वो इसलिए स्थिति जीरो है क्योंकि वो पूरे कॉलेज को यूनिट बना करके भर्ती नहीं कर रहे प्रोफेसर की। तो ये एक चिंताजनक सवाल है, इस सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आयोग के चेयरमैन ने कहा था कि मैं इस संबंध में कार्रवाई करूंगा, और उनको बहुत सारा डाटा भी हम दे करके आए थे। RTI से बहुत सारे आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, उन आंकड़ों से पता चलता है बहुत सारे कॉलेजों में, बल्कि आप ये समझिए कि 95-96% जो कॉलेज हैं उनमें तो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास का एक भी प्रोफेसर नहीं है प्राइवेट कॉलेज में, जबकि उनको सारी की सारी तनख्वाह है, वेतन है, दूसरी जो मैनेजमेंट की 95% पैसा जो है गवर्नमेंट दे रही है। तो ये निश्चित रूप से सरकार को भी ध्यान देना चाहिए था। इससे पता भी चलता है मौजूदा सरकार कितनी मतलब संवेदनशील है अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के प्रति। सर यहाँ पर कावड़ियों की भीड़ लगी हुई है और ज़्यादातर इसमें SC-BC के युवा हैं, युवा वर्ग है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए, उनको क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए पहली बात ये है कि वो जो लोग हैं, अब ये अज्ञानता की बस वो लोग जा रहे हैं, उनके माइंड में ये है कि तुम्हारा कल्याण होगा, कावड़ लेने जाएंगे। और ये जो स्थिति है उनके पास जाकर अगर हम बताएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे, उनके सामने सवाल खड़े करेंगे, ये तभी क्लियर होगी। और जिस मात्रा में हम जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनके कावड़ियों की संख्या हर वर्ष घट रही है। सरकार द्वारा तो उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। हाँ, सरकार उनको लाभ दे रही है। व्यापारी वर्ग जो आप देखेंगे, अभी हरियाणा में बाढ़ आई हुई है, वो व्यापारी वर्ग वहाँ बाढ़ के लिए मदद करने नहीं गया, यहाँ पर लंगर लगे, लेकिन वो यहाँ पर लंगर लगा रहा है कावड़ियों के लिए। इसका मतलब इससे सिद्ध है वो मानवता की सेवा नहीं करना चाहते। वो इस सेवा के माध्यम से पाखंड फैला करके, अंधविश्वास फैला करके आम जनता का शोषण करना चाहते हैं। ये उनके सामने बड़ा उदाहरण है, क्योंकि जहाँ आज बाढ़ आई हुई है, जहाँ लोगों को पानी की आवश्यकता है, जहाँ रोटी की आवश्यकता है, वहाँ तो वो उपलब्ध नहीं करवा रहे। लेकिन यहाँ तो कावड़ियों को मिल जाएगा आते जाते, जो जहाँ पर बाढ़ नहीं है वहीं वो उपलब्ध करा रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है वो कितनी शैतानी कर रहा है। वो लोगों को धोखे में रखना चाहता है और उनका शोषण करना चाहता है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है, जनता के सामने आ गया है और जनता इस संबंध में जरूर सोचेगी। सर एक राजकुमार सैनी जो है वो OBC को लेकर के बहुत बड़ा उसने एक जागरूकता अभियान चलाया। अभी शुद्धराज सम्मेलन अभी गुड़गांव में, उधर महेंद्रगढ़ में था, कैथल में उनका विरोध हुआ था, तो उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, राजकुमार सैनी जी द्वारा बहुत सारे सवालों का हम समर्थन करते हैं जो उठाए गए, लेकिन हम राजकुमार सैनी जी से भी आग्रह करते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाद और सुप्रीमोवाद है वो कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन पर, हमारे संगठन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगर राजकुमार सैनी जी इस आंदोलन को वास्तविक और सही रूप देना चाहते हैं, गणतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करना चाहते हैं, तो उन्हें एक सिस्टम के तहत काम करना चाहिए और एक सांगठनिक तरीके से अगर वो काम करेंगे तो वो और ज़्यादा सार्थक होगा। थैंक यू। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेश द्रविड़ है। मैं बामसेफ का राष्ट्रीय संगठन सचिव हूँ और इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर। थैंक यू। जी सर। मेरा नाम सोच है, मैं पटियाला पंजाब से आया हूँ और हमें यहाँ पे बुलाया गया है। जो आज हम ये इंटरनेशनल फर्स्ट इंटरनेशनल इंडिजीनियस सेमिनार हो रहा है,
तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी पहल है। तो अगर हम ऐसे करते हैं कि हम नेबरर कंट्रीज़ के और भारत के सभी लोग जो बहुजन लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, अगर हम उनको इंटरनेशनल लेवल पे इकट्ठे करते हैं तो इससे हमारी जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ेगी और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएगी। हम अपने जो बहुजन समाज के मुद्दे हैं तो उनको हम इंटरनेशनल लेवल पे उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी कोशिश है और मैं तो स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की है। सर, आप यूएसए से आप यहाँ पर पहुँचे हो इस कार्यक्रम के अंदर जो राष्ट्रीय यहाँ पर विचार संगोष्ठी है, तो आपका क्या ऐसा सुझाव आपके मन में है कि आप जो इसमें भारत के अंदर आप बदलाव चाहते हो, जो भारत के अंदर जो स्थिति है उसके ऊपर आपका क्या विचार रहेगा यहाँ पर आज मुख्य विचार? मेरा नाम कीर्तन पेरिया जी, मैं यूएसए से, और जो आपने हमारे से पूछा है इसके लिए हम भारत देश के अंदर सारी जगह घूम के देखा है, यहाँ पर भारतीय संविधान लागू नहीं है। इसके लिए ये सब लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं। इस देश के अंदर आम जनता को आज़ादी ट्रांसफ़र हुई है। ये SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को इस देश के अंदर आज़ादी नहीं मिली, सिर्फ अमीर लोगों को आज़ादी मिली है और इस देश का संविधान ख़त्म किया जा रहा है। उसके लिए ये सब लोग इकट्ठे होकर एक आंदोलन करने जा रहे हैं, तो मैं भी उसमें शामिल हूँ और जितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा साथ सहयोग दूँगा और मैं दे रहा हूँ। तो सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो आपने आकर के यहाँ पर जो सिचुएशन है, यहाँ की स्थिति के बारे में आपने जानकारी ली, तो क्या लगता है आपको भी वो उसमें कितना समय लगेगा या कितनी जल्दी उस बात को? ऐसा है, समय तो लगेगा और गल ये अभी कोई काम शुरू होएगा, जैसे शुरू होएगा ऐसे बढ़ेगा। बढ़ने के बाद जैसे आम जनता को पता लगेगा तो ये जनता जो है इस देश की सारा सिस्टम को एकदम चेंज करके अपनी आज़ादी हासिल कर लेगा। तो यहाँ पर सर जो SC की जो SC, ST, OBC की मतलब 85% की बात करते हैं, अभी 85% उनकी जनसंख्या है, फिर भी उनका राज नहीं आ पा रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहोगे, क्यों ऐसा? क्योंकि अगर सारे ना चलो संगठन 9 बन, लेकिन कुछ भी हुए, लेकिन फिर भी वो जाके वो उनमें से भी 85% में 15% में से भी 3% के करीब हैं जो जिन्होंने आज सत्ता जिनके हाथ में है, तो उसके बारे में क्या कहोगे सर? ऐसा है सर, देश के अंदर ये भारतीय संविधान लागू हुए को 73 साल हो गए जी, लेकिन भारतीय संविधान के बारे में पढ़े लिखे लोगों को भी 3 और 13 का नहीं पता जी। आर्टिकल 13 और भाग 3 के बारे में कुछ पता नहीं, देश का नाम नहीं पता है। इस देश का प्रधानमंत्री भी इस देश का नाम नहीं लेता, वो भी 6 महीने जेल जाने के लायक है। जो देश का नाम देश के लिए ना बोले वो अपराधी है। तो इसलिए इस देश के अंदर संविधान लागू ही नहीं है, सिर्फ कुछ 69 पॉइंट हैं जो आम लोगों के लिए लागू हुए हैं। पढ़ाई यहाँ नहीं है, लोग विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा अंधविश्वास फैलाने के ऊपर करोड़ों लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा था, उसको लागू नहीं किया इस देश की सरकारों ने, सिर्फ उल्लू बनाए, डाल पे उल्लू बैठा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर क्या ये सब जो आप सब ये इस मुहिम में लगे हुए, क्या वो आने वाले समय में रंग लाएगी? वो क्या है, अगर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में जो पढ़ा लिखा वर्ग है, अगर वो इनके लिए ईमानदार हो जाए तो इस काम को लिए ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। आने वाले 5 साल के अंदर क्या से क्या हो सकता है। तो 2024 का जो चुनाव है वो मुख्य चुनाव है, इसके बाद कहा गया है कि वो दोबारा से चुनाव शायद ना हो, अगर 2024 में दोबारा से बीजेपी आ जाती है तो। हाँ, हो सकता है। जो ये 24 का चुनाव आ रहा है, ये मन करे 24 से पहले ही 2023 में
दिसंबर में ही ये चोन कराई जाए तो हो सकता है दोबारा बीजेपी इस देश के अंदर सरकार बना लेगी तो हो सकता है ये संविधान खत्म हो जाएगा और नया संविधान उन्होंने लिख के रखा है उसको वो लागू करेगी। लेकिन ये जन आंदोलन है जो ये चलता रहेगा, लेकिन अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए जब तक भी 50% लोग इसको आज़ादी लेने के लिए खड़े नहीं होंगे तो इनको नामुमकिन है। लेकिन हाँ, आज पढ़ा लिखा वर्ग कुछ सोचने लग गया है और SC ST OBC इकट्ठा होने जा रहा है, माइनॉरिटी भी साथ दे रहा है और देश के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है और जल्दी ही हम अपनी आज़ादी हासिल करेंगे, अपना संविधान भी लागू करेंगे। थैंक यू सर।